बहुत समय पहले भारत के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी गांव बसा था, जिसका नाम नागपुर था। इस गांव की विशेषता थी, यहाँ हर जगह नागों की मूर्तियां थीं। लोग कहते थे कि यह गांव सैकड़ों साल पहले एक नागवंशी राजा ने बसाया था, पर अब वह राजा और उसका परिवार किसी को दिखाई नहीं देते थे। इस गांव के पास एक बड़ा और भयावह काले पत्थरों का मंदिर था, जिसे लोग नागेश्वर महल कहते थे। उस महल के बारे में ये कहा जाता था कि वहां रात के समय नाग नागिनों का राज होता है। दिन में तो वह महल वीरान लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, वहां से सांपों के फुफकारने और किसी स्त्री के रोने की आवाजें आने लगती। गांव में एक अजीब प्रथा थी। हर पूर्णिमा की रात गांव का कोई एक व्यक्ति मंदिर में जाकर वहां के नागराज को भोग चढ़ाता था। ये भोग फूल, दूध और गहनों का होता था। जो भी इस प्रथा का पालन नहीं करता, वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। गांव वाले इसे शाप मानते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी युवक आया। उसका नाम विवेक था। विवेक एक पुरातत्वविद था और पुरानी जगहों की कहानियों को जानने का शौकीन था। उसने गांव वालों से इस मंदिर के रहस्य के बारे में पूछा, लेकिन सभी डर के मारे उसे कुछ बताने से इनकार कर देते। पर गांव की एक वृद्ध महिला, दादी पार्वती, ने विवेक को मंदिर की असली कहानी बताई। दादी ने बताया, सैकड़ों साल पहले इस गांव का राजा नागराज वासुकी और उसकी रानी नागिनी अद्वितीय रूप से शक्तिशाली थे। वे मानव और नाग रूप दोनों में रह सकते थे, पर राजा के एक सेनापति ने लालच में आकर उनकी गुप्त नागमणि चुरा ली। नागराज और नागिनी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी मणि लेकर भाग गया। नागमणि खो जाने के कारण नागराज और नागिनी शापित हो गए और पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। अब हर पूर्णिमा की रात वे जीवित हो जाते हैं और अपनी मणि की तलाश करते हैं। जो भी उनकी मदद करने का वादा करता है, वह उनके शाप से बच जाता है, पर जो उनके विरुद्ध जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। विवेक को ये कहानी सुनकर और भी जिज्ञासा हुई। उसने तय किया कि वह मंदिर जाएगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। पूर्णिमा की रात वह मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर नागराज और नागिनी की विशाल मूर्तियां खड़ी थीं। अचानक विवेक ने महसूस किया कि मूर्तियों की आंखें उसे घूर रही थीं। तभी मंदिर के अंदर से एक धीमी लेकिन खतरनाक आवाज आई, तुम कौन हो और हमारे शापित राजमहल में क्यों आए हो? विवेक ने देखा कि एक विशाल नाग और नागिन धीरे धीरे मूर्तियों से बाहर निकलकर उसके सामने आ रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके फुफकार से पूरा मंदिर कांप रहा था। नागराज ने कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है। अगर तुम हमारी मणि ढूंढ कर लाओगे तो हम तुम्हें जीवनदान देंगे, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो यहाँ आने वालों का होता है। विवेक ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में सवालों का सागर उमड़ रहा था। मणि कहाँ है? वह इसे कैसे ढूंढेगा? और अगर वह असफल हुआ तो क्या सच में वह बच पाएगा? विवेक जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा तो उसे एक परछाई दिखी, जो धीरे धीरे एक खूबसूरत स्त्री में बदल गई। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं वही हूँ जो वर्षों से नागराज और नागिनी को कैद से मुक्त करना चाहती हूँ। विवेक ने पूछा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराई और बोली, मुझे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वह तुम्हारे जीवन का सबसे भयानक अनुभव हो सकता है। विवेक ने उस रहस्यमयी स्त्री की बात मान ली। उसने अपनी खोज शुरू करने के लिए स्त्री का साथ दिया। वह स्त्री उसे गांव के बाहर एक गहरे जंगल में ले गई। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, रास्ता और भी खौफनाक होता गया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि चांद की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच रही थी। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। विवेक ने पूछा, ये जगह कहाँ है और हम यहाँ क्यों आए हैं? स्त्री ने गहरी आवाज में कहा, ये जंगल वह जगह है जहाँ मणि को छुपाया गया था, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं है। यहाँ जो ताकतें छिपी हैं, वे किसी भी इंसान को मार सकती हैं। अगर तुम डरे तो तुम्हें यहाँ से वापस जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक काले पानी की झील के पास पहुंचे। झील से भयानक सड़ांध आ रही थी। अचानक पानी में हलचल हुई और झील के बीच से एक विकराल आकृति उभरी। वह एक विशाल मगरमच्छ था, जिसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं। स्त्री ने कहा, यह कालव्यास है जो मणि की रक्षा करता है। इसे हराने के बिना हम आगे नहीं जा सकते। विवेक ने डरते हुए कहा, मुझे इसे कैसे हराना है? मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। स्त्री मुस्कुराई और बोली, इस पर सिर्फ नागराज का मंत्र काम करेगा।
पर वह मंत्र मैं तभी बताऊंगी जब तुम वादा करो कि मणि मुझे सौंपोगे। विवेक को समझ नहीं आया कि वह स्त्री सच बोल रही है या उसे धोखा दे रही है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने वादा कर दिया। स्त्री ने मंत्र बताया और जैसे ही विवेक ने मंत्र बोला, कालव्यास तड़पकर पानी में डूब गया। झील पार करने के बाद वे एक गुफा में पहुंचे। गुफा के भीतर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र दिखे। उन चित्रों में सांप और इंसानों के बीच एक भयंकर युद्ध का दृश्य बना हुआ था। विवेक ने पूछा, ये युद्ध का चित्र कैसा है? स्त्री ने कहा, ये वही दिन है जब नागराज ने अपनी मणि खोई थी। उस युद्ध में नागराज के सेनापति ने धोखा दिया और मणि लेकर भाग गया, लेकिन वह मणि यहाँ इस गुफा में छिपा दी गई थी। गुफा की गहराई में इसे पाना तुम्हारा काम है। गुफा के अंदर जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अंधेरा और घना होता गया। अचानक दीवारों से बड़े बड़े नाग निकलने लगे। उनके फुफकारों से पूरा माहौल गूंज उठा। विवेक ने किसी तरह खुद को बचाते हुए गुफा की गहराई में पहुंचा। वहां एक चट्टान पर चमचमाती हुई मणि रखी थी। मणि को देखते ही स्त्री की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, यह मणि अब मेरी है। मैं वर्षों से इसे पाने का इंतजार कर रही हूं। विवेक ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन तुमने कहा था कि यह नागराज की मणि है। तुम कौन हो? स्त्री अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि गुफा कांपने लगी। उसने कहा, मैं वह हूं जो नागराज और नागिनी को हमेशा के लिए कैद में रखना चाहती हूं। मैं उनकी दुश्मन हूं, कालसर्प रानी। विवेक को समझ आ गया कि वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। उसने कहा, अगर तुमने यह मणि ली तो नागराज और नागिनी का शाप कभी खत्म नहीं होगा। तुम उनकी दुश्मन हो, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा। रानी ने गुस्से में कहा, तुम एक मामूली इंसान हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने अपनी असली शक्ल दिखा दी। वह एक भयंकर सर्पिणी में बदल गई, जिसकी आंखों से आग बरस रही थी। गुफा में चारों ओर आग फैलने लगी। विवेक ने मणि उठाए और दौड़ने लगा, लेकिन क्या वह गुफा से बाहर निकल पाएगा? क्या नागराज और नागिनी को मणि मिल सकेगी, या फिर कालसर्प रानी अपनी साजिश में सफल होगी? गुफा के भीतर आग और सर्पिणी का प्रकोप दोनों तेजी से फैल रहे थे। विवेक ने मणि को अपनी शर्ट में लपेट लिया और गुफा से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन गुफा के रास्ते अब बंद हो चुके थे। कालसर्प रानी ने अपनी जादुई शक्तियों से हर द्वार पर जहरीले नाग तैनात कर दिए थे। विवेक ने गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा, अगर मैं यहां रुका तो मर जाऊंगा। मुझे नागराज और नागिनी की मदद लेनी होगी। वे ही इस रानी को रोक सकते हैं। गुफा में ही विवेक को एक हल्की रोशनी दिखी। उसने उस दिशा में भागना शुरू किया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ मिला। साधु के हाथ में एक चमकती हुई लकड़ी थी। साधु ने उसे रोकते हुए कहा, रुको पुत्र, इस मणि का सही इस्तेमाल केवल नागराज कर सकते हैं, लेकिन रानी की ताकत इतनी बड़ी है कि तुम अकेले नहीं लड़ सकते। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। विवेक ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। सदियों से इस मणि की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे नागराज को वापस सौंप दिया जाए। रानी तुम्हें धोखा देना चाहती है। अगर वह मणि ले गई तो संसार में अराजकता फैल जाएगी। साधु ने विवेक को मंत्र सिखाया, जिससे मणि की शक्ति जागृत हो सके। विवेक ने मंत्र पढ़ा और मणि से तेज प्रकाश निकलने लगा। उसी क्षण गुफा की दीवारें हिलने लगीं। कालसर्प रानी गुस्से में वहां आ पहुंची और गरजते हुए कहा, मूर्ख इंसान, तुम यह मणि मुझे दो। यह मेरा अधिकार है। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें इसी गुफा में दफना दूंगी। लेकिन विवेक ने साधु का मंत्र दोहराते हुए मणि को ऊपर उठाया। मणि से तेज रोशनी निकली और रानी की शक्तियां कमजोर होने लगीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह मणि सिर्फ नागराज के हाथों में सुरक्षित है। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे तुरंत नागेश्वर मंदिर ले जाओ। विवेक और साधु किसी तरह गुफा से बाहर निकले, पर रानी ने उनके पीछे अपने विषैले नाग छोड़ दिए। जंगल में भागते हुए विवेक ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे भारी हो रहा है। साधु ने कहा, तुम पर रानी के श्राप का असर हो रहा है। अगर मणि को सही जगह नहीं पहुंचाया गया तो तुम इस जंगल से कभी जीवित नहीं लौट पाओगे। वे दोनों जैसे तैसे मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में हर कदम पर खतरे थे। रानी ने जादुई आंधी उत्पन्न कर दी। बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे। जब विवेक और साधु मंदिर पहुंचे तो पूर्णिमा की रात का आखिरी पहर था। नागराज और नागिनी की मूर्तियां पहले से अधिक चमक रही थीं। साधु ने विवेक से कहा, अब समय आ गया है। मणि को नागराज के चरणों में रख दो और उनसे अपनी प्रार्थना करो।
विवेक ने कांपते हुए मणि को उठाया और नागराज की मूर्ति के पास रखा। उसने प्रार्थना की, हे नागराज, यह मणि आपकी है। कृपया इसे स्वीकार करें और इस गांव तथा मेरी जान को बचाएं। मूर्ति अचानक जीवित हो उठी। नागराज और नागिनी अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनका आकार इतना बड़ा था कि मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। नागराज ने मणि को अपनी ओर खींचते हुए कहा, यह मणि सदियों तक हमारी शक्ति थी, अब यह हमारे पास लौट आए है। लेकिन कालसर्प रानी अभी भी हमारे राज्य के लिए खतरा है। अचानक रानी भी मंदिर में प्रकट हो गई। उसने गरजते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं इस मणि को छीनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नागराज और रानी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। बिजली की तरह फुफकार और आग के गोले चारों ओर फैलने लगे। मंदिर का फर्श हिलने लगा और एक बड़ी दरार उत्पन्न हो गई। साधु ने विवेक से कहा, तुम्हारा काम अब यहाँ खत्म हुआ, जल्दी से इस जगह को छोड़ दो। ये युद्ध देवताओं का है और इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। विवेक ने डरते हुए मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर के चारों ओर विषैले सांपों का पहरा था। क्या विवेक सुरक्षित बच पाएगा? क्या नागराज रानी को हराकर अपने राज्य और गांव को बचा पाएंगे? या फिर मणि का रहस्य एक नई तबाही को जन्म देगा? मंदिर के भीतर नागराज और कालसर्प रानी के बीच युद्ध चरम पर था। बिजली की गड़गड़ाहट और नागराज की फुफकार से पूरा मंदिर हिलने लगा। नागराज ने गुस्से में कहा, रानी, यह मणि मेरे राज्य की है, इसे पाने की तुम्हारी लालसा तुम्हें खत्म कर देगी। रानी ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नागराज पर हमला किया। उसने अपनी विषैले नागों की सेना को बुलाकर नागराज और नागिनी को घेर लिया। नागिनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन रानी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उनके कदम भी डगमगाने लगे। बाहर खड़ा विवेक ये सब देख रहा था। उसने अपने डर पर काबू पाते हुए मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत की। उसने सोचा, अगर मैंने इस मणि को यहाँ छोड़ दिया तो ये रानी इसे फिर से हथियाने की कोशिश करेगी। मुझे इसका कोई समाधान खोजना होगा। विवेक ने नागराज और नागिनी से कहा, क्या इस मणि को हमेशा के लिए नष्ट किया जा सकता है ताकि कोई इसे इस्तेमाल न कर सके? नागराज ने गहरी आवाज में जवाब दिया, यह मणि हमारी शक्ति है, इसे नष्ट करना पूरे नागलोक को कमजोर कर देगा, लेकिन अगर इसे मानव दुनिया से दूर ले जाया जाए तो इसे कोई नहीं छू पाएगा। कालसर्प रानी ने ये सुनकर हंसते हुए कहा, तुम सब मूर्ख हो, यह मणि न तो नष्ट हो सकती है और न ही मुझसे बच सकती है। यह मणि मेरा अधिकार है। विवेक ने एक साहसी कदम उठाया। उसने मणि को नागराज से लिया और मंदिर के ऊपरी हिस्से की ओर दौड़ा। मंदिर के ऊपर एक गहरी खाई थी, जहां से नीचे केवल अंधकार दिखाई देता था। विवेक ने खुद को तैयार किया और चिल्लाया, अगर यह मणि इतनी खतरनाक है तो इसे किसी को नहीं मिलनी चाहिए। उसने मणि को खाई में फेंक दिया। खाई के भीतर से एक तेज चमक निकली और आसमान में बिजली की गर्जना हुई। मणि के खाई में गिरते ही कालसर्प रानी की शक्तियां कमजोर होने लगीं। उसने चीखते हुए कहा, तुमने क्या किया? मेरी शक्ति, मेरा सपना। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा और वह नागराज के सामने गिर गई। रानी का अंत हो चुका था। नागराज ने विवेक की ओर देखा और कहा, तुमने अपना जीवन दांव पर लगाकर हमारी मदद की। तुम्हारी हिम्मत की वजह से आज यह मणि मानव दुनिया और हमारी दुनिया दोनों से दूर है। अब हमारा शाप भी समाप्त हो गया है। नागराज और नागिनी ने विवेक को आशीर्वाद दिया। वे अपने असली रूप में वापस लौट आए। नागराज ने कहा, हम अब सदैव के लिए अपने नागलोक में लौटेंगे। इस गांव और इस मंदिर को हमारे संरक्षण की अब आवश्यकता नहीं है। तुम एक सच्चे रक्षक हो। नागराज और नागिनी के जाने के बाद गांव के लोगों ने महसूस किया कि मंदिर से आने वाली डरावनी आवाजें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। विवेक ने गांव वालों को ये सब नहीं बताया, लेकिन उसकी बहादुरी की चर्चा हर ओर फैल गई। उस दिन के बाद नागेश्वर मंदिर केवल एक साधारण मंदिर बनकर रह गया, लेकिन विवेक के दिल में हमेशा वह खाई और मणि का रहस्य बना रहा। क्या मणि सच में नष्ट हो चुकी थी, या वह खाई के भीतर अभी भी कहीं सुरक्षित थी? ये रहस्य अनसुलझा रह गया।